हाँ तो बेटा IDVS के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। आज हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब आप जानते हैं कि वो मूल क्या चाहते हैं, कैसे मूल हैं, उनका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है ना। अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए द्विघात समीकरण। तो मान लिया जाए कि वो द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 है और इसके दो मूल होते हैं। यक्स का जब भी आप हल करते हैं इस समीकरण को तो दो मान आते हैं और वही जो दोनों मान आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, मूल कहलाते हैं। पहले एकदम स्पष्ट सारी चीजें हो जाएंगी। अगर मान लिया जाए कि समीकरण इतने का मूल, समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो यानी अल्फा और क्या है, मूल क्या है, बीटा है ना। अब आप कहेंगे सर ये अल्फा और बीटा कहाँ एक लिया गया, थोड़ा सा बेटा यही आज तक आ रहा है हमारा जो है, सब लोग यही मानते हुए, या ऐसा नहीं कि आप और कुछ नहीं, आप ए भी मान सकते हैं, एक्स वाई कुछ मान सकते हैं, लेकिन अब तक यही प्रोसेस में चल रहा है कि दो घात के समीकरण के मूलों की अगर बात की जाए तो अल्फा बीटा, और अगर तीन घात के समीकरण है तो अल्फा बीटा गामा, और 11-12 में आप जाते हैं तो चार घात के समीकरणों की अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये मतलब हम करते आ रहे हैं इसलिए, और कोई बात नहीं। अब कहेंगे सर ये अल्फा बीटा है क्या, ये अल्फा बीटा वही है जो यहाँ हल करने पर यक्स का दो मान आता है। और आपको पता होगा बहुपद चैप्टर तो कट गया है, लेकिन मैंने बहुपद पढ़ाते समय आपको बताया था कि इस समीकरण को हल करेंगे तो यक्स के मान क्या आते हैं, -b प्लस माइनस √b² ऋण 4ac और पूरे का बटा क्या होता है, इससे दुआ था लेकिन आज नहीं करूंगा, ठीक, क्योंकि हमें आगे चलना है। अब मैंने ये भी बताया था उस समय कि इसमें यक्स का एक मान नहीं है बल्कि दो मान है। अब वही जो दो मान है आज वही माना गया है अल्फा और बीटा, तो एक अल्फा बराबर हो जाएगा -b प्लस √b² -4ac और पूरे का बटा 2a, और इसी का दूसरा मान जो है मूल वो बीटा है, तो बीटा बराबर -b माइनस √ में b² -4ac बटे 2a। कहने का मतलब सिर्फ इनको रिप्रेजेंट किया गया, प्रदर्शित करने के लिए दो तरीके, क्योंकि x का ही x लिख सकते थे हम, नहीं, दो मान हैं तो दोनों को यही x के रूप से हटाकर अल्फा बीटा लेकर लिख दिया जा सकता है। आ रही बात, सबसे पहले ये होता है, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, मैंने आपसे कहा था। अब सही हम चलना शुरू कर रहे हैं कहाँ पर, मूलों की प्रकृति अब शुरू होने जा रहा है। अक्सर बेटा मूलों की प्रकृति जो है वो डिपेंड करती है इसी करड़ी पर, करड़ी के अंदर जो भी है b² ऋण 4ac, तो मूलों की प्रकृति भी उसी पर डिपेंड करती है। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसी को विविक्तर कहते हैं, विविक्तर, यानी b² -4ac को ही हम विविक्तर कहते हैं, और यही मूलों की प्रकृति इसी पर निर्भर करती है। आइए देखते हैं कैसे। कभी भी किसी क्वेश्चन में कितनी कंडीशन बन सकती है, एक बार कंडीशन बन सकती है कि जब b² बराबर हो जाए 4ac के, यानी घटाने पर 0 आ जाए, पहली कंडीशन हो सकती है इसकी, ध्यान दीजिएगा, यानी ये और ये ऐसा घटाया जाए कि 0 आ जाए। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि b² का मान 4ac के मान से बड़ा हो जाए,
अब जब बी स्क्वायर का मान 4ac के मान से बड़ा होगा तो आप जानते हैं कि करड़ी में घटाने के बाद धन में अंक आएगा क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें से घटेगा तो धन में आएगा। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जब 4ac का मान जो आए वो बी स्क्वायर के मान से बड़ा आ जाए और घटाने के बाद ये हमारा किस में आ जाए, ऋण में आ जाए, करड़ी के अंदर ऋण में आ जाए। तो मूलों की प्रकृति यही निर्भर करती है। अब विविक्तर यही है और हमेशा हमें कभी भी जब भी चेक करना होगा बेटा तो हम यहीं से चेक करते हैं कि अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c में b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac के, यानी b स्क्वायर, इसी पक्षांतर कर सकते हैं, ये हो जाएगा तो मूल वास्तविक होंगे। अरे सॉरी मूल बराबर होंगे, मूल समान या बराबर होंगे। कभी भी अगर ये सिचुएशन आपको मिलती है दोनों में से, यानी बी स्क्वायर बराबर, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं या वही चीज़ घटाने पे शून्य आ जाए, तो मूल जो होगा इस समीकरण का, वो मूल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर कभी बी स्क्वायर बड़ा हो जाए 4ac से, तो मूल वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर छोटा हो जाए 4ac से, तो मूल काल्पनिक होंगे। ये हमें यही प्रकृति, क्या है, प्रकृति का मतलब कि अगर ये कोई समीकरण है उसमें बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाए तो मूल समान हो जाएंगे। अगर बी स्क्वायर बड़ा हो जाए 4ac से तो मूल वास्तविक होंगे। अगर बी स्क्वायर छोटा हो जाए 4ac से तो मूल काल्पनिक होंगे। यही प्रकृति उसकी है, उसका नेचर क्या है, एक बार समान हो सकता है, एक बार वास्तविक हो सकता है, एक बार काल्पनिक। अब कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तुरंत। तो तुरंत एग्जाम्पल लेने का मतलब है कि कोई भी ज्ञात कीजिए मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात की समीकरणों मूलों प्रकृति। एक पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको मिटा नहीं रहा हूं नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। आइए बेटा देखते हैं, दिया है, दिख रहा होगा बोर्ड में, 2x स्क्वायर -3x + 5 बराबर 0 के दिया गया। पूछ रहा है मूलों की प्रकृति बताइए। क्या बताइए, मूलों की प्रकृति। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ a बराबर देखा जाए तो 2 है, b बराबर ना 3 नहीं -3 भूल जाते हैं आप, और c बराबर 5 के। अब थोड़ा सा हम चेक करेंगे, पहले निकाल लें b स्क्वायर बराबर, तो b स्क्वायर का मान क्या होगा, -3 का वर्ग बराबर आ गया -9 के। 4ac निकाल लें तो 4 गुणे a का मतलब 2 गुणे c का मतलब 5, 4 दूनी 8 25 40। यानी आप देख रहे होंगे कि b स्क्वायर छोटा हो गया 4ac से, यानी 9 छोटा हो गया 40 से। तो मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल काल्पनिक होंगे। आ रहा समझ में, यही इतना ही आपको करना। कोई समीकरण दिया रहेगा, उसमें a b c का मान जान लेंगे आप, उसके बाद एक बार b स्क्वायर निकाल लेंगे,
एक बार 4AC निकाल लेंगे। अगर जो है ये दोनों बराबर, दोनों 9 आ जाता तो मूल बराबर, अगर ये 40 होता ये 9 हो जाता तो मूल वास्तविक, लेकिन ये 40 हो गया, यानी इसका फॉलो कर रहा है b स्क्वायर तीसरे को, तो आपका इसका मतलब है कि मूल क्या होगा, काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, यही है, और कुछ इसमें है नहीं, बाकी देने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन यही इसका निचोड़ है बेटा। ठीक है, कह रहा है यही में, अब यही है मूल की प्रकृति ऐसे निकाल लेंगे। अब इसी में कुछ और अगर कह रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न द्विघात समीकरणों का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन, अब ये सब मिटा दे रहे हैं, ये याद रखने की चीज़ है, याद रखिएगा कि मूल की प्रकृति समान कब होगी, वास्तविक कब होगी और काल्पनिक कब होगी। ठीक, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, और सिंपल सी बात है, आपको रटना नहीं है, समझ लेना है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2x स्क्वायर धन x ऋण 1, 2x स्क्वायर धन x ऋण 1 बराबर 0। कह रहा है इसमें विविक्तर ज्ञात कीजिए। पहले आप देख लीजिए, a बराबर 2 है, b बराबर क्या है 1 के, c बराबर ऋण 1 के। ठीक, अब अगला काम क्या करना है, b स्क्वायर निकालना है, यानी b स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग बराबर 1 के। ठीक, और इसके बाद क्या निकालना है, 4AC निकालना है, यानी 4 × 2 × C का मतलब ऋण, यानी 4 दूनी 8 ऋण 8, तो b स्क्वायर का मान 1 आ गया और 4AC का मान ऋण 8। अब बच्चों आप लोग बताइए कि कौन इसमें बड़ा है, 1 और ऋण 8 में? पट, ऋण 8 नहीं बड़ा है, 1 बड़ा है बेटा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 1 जो है वो बड़ा है, यही देखिए आपकी कमी है मनोज की तरह, वो भी कह रहा है कि 1 ऋण 8। ठीक, क्लास में होते तो बहुत मारते तुमको। 1 बड़ा है किससे, ऋण 8 से। ठीक, अब 1 बड़ा है ऋण 8 से, इसका मतलब b स्क्वायर बड़ा है 4AC से। देखिए यही तो है, b स्क्वायर बड़ा है 4AC से, ऋण 8 है ना, तो इसलिए ऋण 8 क्या है, ऋणात्मक में जितने बड़ी संख्या होगी उतनी छोटी होती है। तो जब 1 बड़ा है ऋण 8 से, b स्क्वायर बड़ा 4AC से, अतः मूल क्या होंगे, पहले लिख लेंगे आप, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अब वास्तविक होने के हमें प्रकृति पता चल गई, लेकिन क्वेश्चन और आगे कह रहा है कि अगर संभव हो तो वो मूल ज्ञात कीजिए आप। अब ज्ञात करने के लिए आपको तमाम नियम बताए गए हैं, अगर गुणनखंड से आ सकता है तो उससे कर लीजिए, या श्रीधराचार्य के सूत्र से आप इसको हल करिए। तो 2x इसको यहाँ लिखा ही गया था, तो x बराबर क्या होता है, -b, यानी ऋण 1 धन ऋण अंडर रूट में b स्क्वायर माने 1 का वर्ग ऋण 4 गुणे AC का मतलब 2 गुणे ऋण 1, 4 गुणे 2 गुणे ऋण 1। ठीक, बटे 2a 2 गुणे 2 का मतलब 2, तो x बराबर ऋण 1 धन ऋण अंडर रूट में 1 धन 4 दूनी 8 बटे 4 के, तो x बराबर ऋण 1 धन ऋण अंडर रूट में 9 बटे 4, तो x बराबर ऋण 1 धन ऋण, इसको वर्गमूल करेंगे तो 3 बटे 4। अब अलग अलग कर लीजिए, यानी x बराबर -1 धन 3 बटे 4, और दूसरा मान x बराबर ऋण 1 ऋण 3 बटे 4, तो x बराबर 3 में से 1 गया 2 बटे 4, और यहाँ आ गया आपका x बराबर 1 बटे 2, और दूसरा आ गया x बराबर ऋण 4 बटे 4, और x बराबर ऋण 1 के। 2 मान आ गए हमारे, x यही मूल है। इसी को अल्फा बराबर बीटा बराबर भी कह सकते हैं। यही जो ऋण 1/2 है और ऋण 1 है, यही सच में आप पूछिए तो इस समीकरण के लिए अल्फा है और क्या है, बीटा है।
आ रही बात समझ में? तो ऐसे करना है। पहले मूल की प्रकृति क्या था, मूल की प्रकृति विविक्तर से आपने निकाल लिया। विविक्तर कौन है? बी स्क्वायर 4ac, यही दोनों हैं। अब आपको मूलों की प्रकृति भी अगर कह रहा संभव है, तो संभव है का मतलब कब संभव होगा? जब तक ये काल्पनिक नहीं होगा तब तक संभव होगा। अगर काल्पनिक होता तो वहाँ ऋण आ जाता। ठीक, आपने फटाफट निकाल लिया बेटा। तो x का एक मान 1/2 और एक मान ऋण कितना आ गया? 1 आ गया। यही नियम है और यही पूरी एक्सरसाइज में करना है। अब इसमें देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा देखना है। कह रहा है kx² माइनस 2 कर्णिम 5x, kx²। बस इसके अलावा अब इसमें और क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यही जो और एक बताने चल रहा हूँ इसी टाइप से और पूछ सकता है। कह रहा kx², घबराइए मत, के देखकर मत घबराइए। kx² ऋण 2 कर्णिम 5x और धन 4 बराबर 0 के। ठीक, अब यहाँ a बराबर क्या है? k है, b बराबर ऋण 2 कर्णिम 5 है, c बराबर कौन है? 4 कहा है। फिर आपसे क्या कहा है, ध्यान दीजिए कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 वास्तविक व बराबर मूल हों, यानी मूल बराबर कह दिया। क्या है? बराबर। बराबर का मतलब आपको तुरंत पहुंचना है कि b² बराबर किसके होना चाहिए बेटा? 4ac के। b का मान रख दीजिए तो ऋण 2 कर्णिम 5 का होल वर्ग और बराबर 4 गुणे a का मान k है गुणे c का मान 4। तो इसका वर्ग करेंगे, ऋण का धन हो जाता है 2 दूनी 4, 25 20 बराबर 4 चौक 16 के। तो k बराबर 20/16, यानी काट देंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा? ये कितने से कट जाएगा? 5/4, 4 से कटेगा ना, 4 25 20, 4 चौक 16, यानी k का मान क्या आ गया? 5/4। तो कभी कभी यहाँ k दे देगा, p दे देगा, q दे देगा, कुछ ऐसा मान दे के कहेगा उसका मान निकालिए, तो भी आपको घबराना नहीं है। जब मान कहेगा तो इसका मतलब है कि अक्सर आपसे ये भी कहेगा कि मूल क्या है? बराबर है। क्योंकि बड़ा और छोटा सिंबल लगे रहता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते ना। इसीलिए जब भी किसी अचर पद का मान देकर और पूछेगा तो वो मूल बराबर भी उसमें कह देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अब ऐसा नहीं है जो आपको शायद नहीं आएगा। वास्तविक व भिन्न हो, ये सब कह रहा है। तो जब कहेगा, जैसे कहेगा, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, बस यही इतना मूलों की प्रकृति थी। अब इस पे आप क्वेश्चन करिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा बेटा, और आप इतना मेहनत करते रहिए, लगाते रहिए। हाँ, उस दिन एक क्वेश्चन था, वो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, और बच्चे भी सुन लें। पक्षांतर नहीं किया था और डायरेक्ट मैंने घटा दिया था, तो एक बच्चे को प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। वो क्वेश्चन मुझे मोबाइल में है, मोबाइल चल रही, याद नहीं आ रहा। जैसे इस तरह है 3x² ऋण 5x धन 6 बराबर 5x² ऋण या धन 4x ऋण धन 7 के। अब मैंने क्या किया था? पक्षांतर नहीं किया उस तरफ, डायरेक्ट घटा दिया और बोला है कि 5x² में से जब ये 3x² उधर जा घटेगा तो क्या आएगा? 2x का स्क्वायर। फिर ये 4x यहाँ धन में है, ऋण 5x को उधर ले जाएंगे, भी धन होगा, 5 4 धन 9x। फिर धन 7 है, ये 6 उधर जाएगा तो 7 में से 6 गया तो कितना आएगा? धन 1 बराबर 0 के। यही मैंने आपको बताया था।
और जो बच्चे कमेंट करने लगे, एक ने तो व्हाट्सएप पे अच्छा किया पूछा, लेकिन पहले आप सॉल्व किया करिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए बेटा। कभी कभी हो सकता है त्रुटि आ जाए कहीं, दिमाग ही है, नहीं तो गलत नहीं। केवल आप क्या करते हैं, तुरंत बौखला जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे, ये वो दुनिया भर की, नहीं, आप उसको हल करिए, अपने आप पक्षांतर करिए, और अगर तब नहीं आता है तो हो सकती है गलती, हमसे भी हो सकती है, तब आप हमको बताइए, तब हम देखते हैं कि कहाँ दिक्कत है, ठीक है। बहुत अच्छे, मेहनत करते रहिए। कुछ बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है, वो देखते रहें, पढ़ते रहें, उन्हीं के लिए फ़ायदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करिए, ठीक।